अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके। होपफुली आपको स्क्रीन सबको शेयर हो रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आयशा ताहिर. As for my brief introduction, I have done masters and I have 4 to 5 year experience of FPSC and PPSC and multiple competitive exams. I have cleared some of the written exams, or although selection मेरी थोड़ी late होगी, but I have cleared, and I will teach you about the GK portion of the one paper session of all the competitive exams, including CSS, PMS, and other government exams. And this particular session is about the PPSC recent upcoming exams like Assistant S and GAT and Inspector FIA and all that. Okay. Now in this session, I am going to try the first portion. I'll try to give you some brief overview or introduction of these exams, and then I will come to my topic, which is basically about the Pakistan affairs. Now I'll give you brief overview कि हमने इस सेशन में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है. ओके, फर्स्टली ये सारा कोर्स कंटेंट है जिसके अंदर मैंने आपको बताना है कॉन्टिनेंट्स हो गए, फिजिकल पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी. उसके बाद आ जाती हैं आगे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं उनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे. उस जिसमें यूएनओ होगी है और आगे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रिक्स, ईयू वगैरह, उनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे. देन हम स्पोर्ट्स इवेंट लाइक जो रिसेंट आईसीसी ओलंपिक्स होते हैं वर्ल्ड के अंदर उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पीपीएससी और एफपीएससी स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स इवेंट पे जो करंट ईयर के होते हैं और पास्ट ईयर के होते हैं उन पे फोकस करता है. फिर नोबल पीस प्राइज लाइक 2024, 2023, 2022, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. देन ऑन गोइंग रिकरिंग इवेंट जैसे कोई अर्थक्वेक वगैरह आ गया या कोई सुनामी आ गया या कुछ ऐसे आ गया, उसके बारे में. इसके अलावा जो करंट इश्यूज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो जैसे रिसेंट टाइम के अंदर मिडल ईस्ट का क्राइसिस चल रहा है, यूक्रेन वॉर चल रही थी पिछले दिनों, उसके बाद अब पैलेस्टीन वॉर चल रही है इसराइल के साथ, वो सब कुछ हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे. देन ये करंट अफेयर की मेनली आउटलाइन है जिसके अंदर हम नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो लास्ट 5 ईयर्स के होते हैं वो करेंगे, और जो फ्यूचर के अंदर आने वाले जिनके हमें कोई डेडलाइन मिली होती है. इसके अलावा पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स वगैरह, जैसे पाकिस्तान के अंदर कभी धरने हो रहे, प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्या, नेशनल असेंबली के अंदर बिल्स पास हो रहे हैं, हमारा बजट में क्या आ रहा है, उसके बाद कोई मिनी बजट आ जाता है तो उसको हम कवर करेंगे. उसके बाद हम आपको न्यूज़ रीडिंग की टेक्निक्स बताएंगे, लाइक हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर कौन सी न्यूज़पेपर में पढ़नी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ से आप अपडेटेड रहते हो. देन आती है पाकिस्तान अफेयर. इसका जो करंट अफेयर है वो तो टाइम टू टाइम चेंज होती है, तो उसके लिए हमें बहुत डीपली एनालाइज करना है, मतलब चैनल्स को फॉलो करना होता है, डॉन न्यूज़पेपर को. लेकिन पाकिस्तान अफेयर ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मेनली हमारा फोकस ये होता है कि हमारे पास्ट पेपर्स में क्या है, क्या क्या कंटेंट आया है. और पाकिस्तान अफेयर जो है उसके अंदर मोस्टली हमारी पास्ट से रिलेटेड, यानी जो पाकिस्तान मूवमेंट वाला एरा था वो, उसके बाद रूलर्स एम्पायर, उससे पीछे चले जाएंगे, वहां से हमने स्टार्ट लेना है. जो 5 तरको अफगान डायनेस्टी थी वो स्टार्ट करनी है, फिर जो रिफॉर्मर्स से हमारी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, फिर ब्रिटिश रूल आया, फिर प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है जिसके अंदर कायद आजम है, सर सैयद है, इंपॉर्टेंट हमने पर्सनैलिटीज को पढ़ना है. फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा के अंदर हमारे जितने कॉन्स्टिट्यूशंस आती हैं, जो अमेंडमेंट्स आती हैं, स्पेसिफिकली 18 अमेंडमेंट, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा. इसके बाद आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि आपने पेपर कैसे सॉल्व करना है, आपने अगर वाइल्ड केसेस लगाने हैं तो कैसे लगाने हैं. देन हमारे पास आता है इस्लामिक स्टडी. इस्लामिक स्टडीज की भी जो हिस्ट्री है वो सारी वो है जो पास से रिलेटेड है, इसके ऊपर भी हम पास पेपर पे फोकस ज्यादा करेंगे. आपको बताया जाएगा कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे. देन आता है प्री इस्लामिक हिस्ट्री जिसके अंदर इस्लाम से पहले जो जो अंबिया वगैरह थे उनके ऊपर जो किताबें सहीफे उतरे वो सब कुछ, और जो रिलीजन वर्ल्ड है, मतलब इंटर रिलीजन आपको चीजें बताई जाएंगी, उनकी लाइफ कैसी थी. फिर कैलिफेट सिस्टम जो थी, कैलिफेट सिस्टम थी, जो वो जो सब कुछ उसमें था वो सब कुछ आपको बताया जाएगा. देन आते हैं जनरल साइंस, एवरीडे साइंस आता है, उसके अंदर डिजीजेज और वाइटामिन पे स्पेसिफिकली फोकस होता है, पीपीएससी वालों का भी और एफपीएससी वालों का. इवन के जो बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम है लाइक सीएसएस पीएमएस, उनके अंदर भी वाइटामिन के प्रॉपर पूरे पूरे चैप्टर है, उनमें से मस्ट क्वेश्चन आता है. ठीक है. उसके बाद साइंटिफिक पर्सनैलिटीज और डिस्कवरीज, वो हम लोग इसमें कवर करेंगे, और पास पेपर से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं.
देन आते हैं हमारे पास कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का भी थोड़ा कंसाइज पोर्शन है, जिसके अंदर हम लोग मोस्टली जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो आते हैं शॉर्टकट कीज आती हैं, MS ऑफिस, MS एक्सेल, इस पे आपने फोकस करना है। इसके बाद कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन चीज़ों पे। उसके बाद आते हैं हम लोग रिपीटेड, इसके अंदर भी हम रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं पास्ट पेपर फोकस करेंगे। देन हमारे पास मैथमेटिक का पोर्शन आता है। मैथमेटिक का पोर्शन बेसिकली जो 6 7 8 की मैथ्स है उससे सारा आया जाता है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो बेसिक अर्थमेटिक, परसेंटेज, मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज, ये मस्ट आती है। देन एवरेज, अलजेब्रा, ये कुछ चीजें हैं जो पेपर में आती हैं और ये बहुत ईजी होती है, क्योंकि 6 7 8 में सब ने पढ़ा होता है, बेशक आप जिस भी फील्ड के हो। देन ग्रामर एंड कंपोजिशन का पोर्शन है। इंग्लिश का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, FPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और PPSC के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। PPSC भी है और FPSC भी एंटोनिम और सिनोनिम पे बहुत फोकस करते हैं। इवन कि जो हमारा CSS का पेपर आता है उसके अंदर भी एंटोनिम सिनोनिम आते हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन हर पेपर के अंदर आता है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होगी, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वगैरह ये आपको पता होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी होती हैं। देन आपको थोड़े बहुत सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन बताए जाएंगे कि आपने कहाँ कहाँ से करना है। जैसे एग्जाम विड है, वो मैथ्स के लिए बहुत अच्छा है, पांक MCQs है, उसके अंदर हर सब्जेक्ट के MCQ स्पेसिफिकली गिवन होते हैं। फिर आज जनरल नॉलेज की एक बुक है M N नजीब की, वो पब्लिशर की आप ले लें। बेसिकली आपने पास्ट पेपर को प्रैक्टिस करना है, उससे ये आइडिया हो जाता है कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। Then this is little bit motivational slide, like we will turn your challenges into your opportunities. लाइफ के अंदर कुछ भी इजी नहीं है, सब कुछ आपको मेहनत से हासिल करना पड़ता है, और आपके पास कुछ भी हालात हैं उनके अंदर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी बना सकें। लाइक आपकी जो हार्डशिप्स है, एक दिन आप उन्हीं हार्डशिप्स को फेस करके अपने लिए कुछ अचीव कर सकें। तो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया था FPSC और PPSC के जो वन पेपर एग्जाम होते हैं उनके, उनसे रिलेटेड क्या क्या आता है, कैसे कैसे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या क्या आपने करना है। देन हम थोड़ा बहुत एक डिफाइन सा बना लेते हैं सीक्वेंस कि हम कैसे इन चीज़ों को करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपने जिस भी पेपर के लिए अप्लाई किया, अपकमिंग एग्जाम्स हैं या नेक्स्ट ईयर आपके एग्जाम है, उनमें सबसे पहले तो आपको क्लियर प्रायोरिटी। उसके बाद आपको सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि आप सिलेबस, क्योंकि हर चीज़ का सिलेबस गिवन है, आपने उसी को फॉलो करना है। उससे ना कुछ बाहर आता है ना कुछ अंदर आता है। और PPSC का और FPSC का एक पैटर्न है जिसको आपने फॉलो करना होता है। उसके बाद आपने हर सब्जेक्ट के 5 ईयर के पास्ट पेपर्स उठाने, उसको आपने फोकस करना है। क्यों? क्योंकि आपको ये आइडिया हो जाता है एग्जामिनर आपको कहाँ से क्वेश्चन दे रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन दे रहा है। देन आपने न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग का ये फायदा होता है कि उससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव जो हो जाती है, वर्बल भी, रिटर्न भी। सेकेंडली आप जो करंट अफेयर की चीजें हैं वो आप एक बार गो थ्रू कर देते हो, तो वो आपको स्पेसिफिकली करनी नहीं पड़ती। देन कंसिस्टेंसी इज द की टू विन ओवर एनीथिंग। नाउ नाउ हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। ये आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया कि आपने कैसे तैयारी करनी है, हर सब्जेक्ट का ब्रीफली आपको सब कुछ बता दिया कि ये सब्जेक्ट की हम लोग आउटलाइन है जो मैंने PPSC और FPSC की वेबसाइट से बनाई है, इसके अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ कंफ्यूजन, कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लोगे। देन अब हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान अफेयर। इट इज़ अ मतलब लिटरली थोड़ा ट्रिकी सा टॉपिक है, मतलब टॉपिक मतलब लाइक जो ये सब्जेक्ट थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन इसके अंदर ये है कि आपको पास से काफी रेलिवेंस मिलती है, तो मतलब हम लोगों ने स्टार्ट से पढ़ा होता है तो ये इजी है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट है इसके हिस्ट्री बेसिकली उस पीरियड से जहाँ से हमारी पाकिस्तान मूवमेंट से पहले की हिस्ट्री है। लाइक जो अभी हमारा ब्रिटिश रूल नहीं स्टार्ट हुआ था उससे पहले जो हमारी डायनेस्टीज आई थी, उसके बाद जो जो रूलर्स आए थे, हम उनको आज ब्रीफली डिटेल में पढ़ेंगे। पहले पूरा मैं बताऊंगी आप लोगों को। देन आपके जो कोई क्वेश्चन होगा वो आपने एंड में मुझसे पूछ लेना है, ठीक है? ओके, नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एम्पायर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिफोर मुगल रूल। इससे पहले भी कुछ डायनेस्टीज, कुछ एम्पायर्स हमारे सब कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करती थी। ये बेसिकली एक किस्म के इन्वेडर्स थे जिन्होंने आके सब कॉन्टिनेंट को रूल किया। कुछ टर्की से थे और कुछ अफगानिस्तान से थे। ये टोटल 5 बेसिकली डायनेस्टीज थी, जिनको अब मैं ब्रीफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका देती जाऊंगी और फिर आपको समझ आ जाएगी कि कैसी कौन कौन सी डायनेस्टी थी। सबसे पहले इसमें जो डायनेस्टी थी वो थी स्लेव डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1290 तक था। इसके जो फाउंडर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने 1206 के अंदर सारी जो डायनेस्टी थी, फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी आप इसे कह सकते हैं। इससे पहले इस्लामिक रूल नहीं था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इन्होंने पूरी जो सब कॉन्टिनेंट थी उसके एरियाज को कॉन्कर किया, उनको एक स्टेबल टेरिटरी की फॉर्म दी जिसका नाम था बेसिकली स्लेव डायनेस्टी बनी।
उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने कैपिटल स्टैब्लिश किए। इन्होंने अपने कैपिटल्स दो प्लेसेस में स्टैब्लिश किए, जिसमें से एक लाहौर थी और दूसरी दिल्ली था। ठीक है। इनको जो कहते हैं ना, इनको एक निक नेम कह लो, या इनका जो कहते हैं कि इनको कहा जाता था लक्ष बख्श। क्यों? क्योंकि बहुत जेनरोसिटी वाले ये बंदे थे, मतलब बहुत जेनरस थे, गरीबों पे खर्च करते थे, और मतलब दूसरों लोगों के साथ बहुत अच्छे, जो कहते हैं ना, नॉट एज अ किंग और एज अ नोबल बिहेव करते थे, बहुत जनरली बिहेव करते थे। उसके बाद इनके रूल के बाद आते हैं इस डायनेस्टी के सेकंड रूलर, जिनका नाम था आराम शाह। इनका टाइम पीरियड बहुत लिमिटेड है, ओनली 1 ईयर, 1210 से लेके 1211 तक। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई। स्लेव डायनेस्टीज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली ये जो कुतुबुद्दीन थे, ये कोई प्रिंस या वो नहीं थे, ये एक पर्शियन जनरल थे, जो गौरिद के दौर में ना, उस दौर में थे। तो जब उनकी एसेसिनेशन होगी मोहम्मद गौरी की, उसके बाद इनको रूल मिला। तो फिर इनको जब रूल मिला तो इन्होंने एक डायनेस्टी को वो स्टेबल किया, और एक डायनेस्टी बनाई जिसका नाम था स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद इस डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे शमसुद्दीन अल्तमश। उनका टाइम पीरियड जो था थोड़ा ब्रीफ था, वो 1211 से लेकर 1236 तक रहे। उसके बाद शमसुद्दीन अल्तमश के बाद एक फर्स्ट वुमेन और इस्लामिक रूलर आई सब कॉन्टिनेंट में, जिनका नाम था रजिया सुल्ताना। मतलब इससे पहले कोई हिस्ट्री नहीं थी कि कोई वुमेन रूल में आए या कोई इस्लामिक मतलब वुमेन आए। तो उनका नाम था रजिया सुल्ताना। इनका ओरिजिनल नेम जो था वो रजिया तो दुनिया था, लेकिन इनको जो कहते हैं ना, इनकी फेमस और इनकी करेज और वॉरियर नेचर की वजह से इनका नाम रजिया सुल्ताना पड़ा। और ये डॉटर थी शमसुद्दीन अल्तमश की। इन्होंने 4 साल सिर्फ रूल किया। जहरी बात है, जो सब कॉन्टिनेंट के उस दौर के लोग थे, वो जरा पेट्रियार्कल माइंडसेट के थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हमें कोई वुमेन रूल करे या हमें कोई ना वुमेन कंट्रोल करे। ऑब्वियसली जब आप रूलर होते हो तो आप सब कुछ कंट्रोल करते हो। तो उन्होंने इस इन लोग जो है ना, रजिया सुल्ताना को असैसिनेट करवा दिया। देन आते थर्ड रूलर गयासुद्दीन बलबन, जिनका टाइम पीरियड जो था 1266 से लेकर 1287 तक था। एक एमसीक्यूज आता होता है कि बाबा फरीद जो थे, उनकी जो बेटी थी, उनकी किससे शादी हुई? गयासुद्दीन बलबन के। गयासु या कि ये पूछा जा सकता है हु इज द वाइफ ऑफ गयासुद्दीन बलबन? तो वो बाबा फरीद की बेटी थी। देन आते था फोर्थ रूलर मोइजुद्दीन, जिन इनका भी टाइम पीरियड थोड़ा ब्रीफ है, 3 इयर्स का था। उसके बाद इस डायनेस्टी के अंदर क्या क्या हुआ, उसके अंदर बेसिकली बना कुतुब मीनार, जिसको बनवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। उसके बाद इस डायनेस्टी को कैसे, इस डायनेस्टी को खत्म हुआ जब जो इनके लास्ट रूलर थे मोइजुद्दीन, उनको डिफीट किया खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन ने। तो ये फर्स्ट एम्पायर थी हमारे पास स्लेव डायनेस्टी, जिसको बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, और ये लक्ष्य पक्ष कहा जाता है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट बात थी रजिया सुल्ताना की, जो बेसिकली फर्स्ट रूलर वुमेन रूलर थी सब कॉन्टिनेंट की, और ये बेटी थी शमसुद्दीन अल्तमश की। और कुतुब मीनार जो बेसिकली दिल्ली में है, और जो बनाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देन स्टार्ट होती है खिलजी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी आती है, जब खिलजी जो बेसिकली जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने डिफीट किया था उनके स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर को। खिलजी डायनेस्टी का बेसिकली टाइम पीरियड क्या है? 1290 से लेके 1320 तक। इसके अंदर भी मल्टीपल रूलर्स आए। अब इन पर्टिकुलर जलालुद्दीन खिलजी जो बेसिकली इस डायनेस्टी के फाउंडर है, और उनका जो रूल था वो 1290 से लेकर 1296 सिक्स था। अब इस रूल के दौरान क्या क्या चेंजेस आई, या खिलजी डायनेस्टी के अंदर जो लोग आए, रूलर्स है, उन्होंने क्या क्या सब कॉन्टिनेंट को प्रोवाइड किया। उसमें सबसे पहले ये क्या है कि इसकी जो कोर्ट लैंग्वेज थी खिलजी डायनेस्टी ने, वो पर्शियन थी। इससे ये साबित हुआ कि ये पर्शिया के थे ये भी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप को मानते थे। इस थ्योरी का बेसिकली ये पर्पस होता है कि डिवाइन राइट के जो कोई भी रूलर है, उसको अल्लाह ताला ने ये हक दिया है कि वो अपने लोगों पे रूल कर सके, और वो किसी के आगे भी अकाउंटेबल है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। लाइक उसके जो रूल है, जो वो कहता है वो फाइनल है, उसको आप पूछ नहीं सकते। वो बिल्कुल भी क्या है कि किसी के आगे अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है। देन अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ बहुत अच्छे काम भी किए, जिसके अंदर बेसिकली स्पाई सिस्टम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया। ये जो जासूसी वाला सिस्टम होता है कि लाइक आप दूसरी कंट्रीज की जासूसी करके उसके बाद अपने फायदे में चीजें करो। देन इन्होंने फिक्स प्राइस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। रेवेन्यू को जनरेट करने का तरीका बनाया, लाइक मतलब रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा कैसे करना है, कंट्री को कैसे रिच करना है। ठीक है। उसके अलावा इनकी एक और बात यह है कि ये बहुत वो थे, स्ट्रॉन्ग रूलर थे। इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने मल्टीपल मंगोल, मतलब मंगोल जो इस टाइम पे बाहर से आते थे इन्वेडर्स, उनकी इन्वेजन्स को बहुत आसानी से कंट्रोल किया। लाइक ये बहुत स्ट्रॉन्ग कह लो, बहुत वॉरियर, बहुत करेजियस लीडर थे। अच्छा, खिलजी रूलर के लास्ट जो रूलर थे वो कुतुबुद्दीन मुबारक थे।
जिन जो बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के यंगेस्ट सन थे। उसके बाद क्या है कि इनको मर्डर किया गया 1320 के बाद, जिसको रिप्लेस किया गयास तुगलक ने। अब वो एक नई डायनेस्टी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने स्लेव डायनेस्टी की बात की, स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी आई, खिलजी डायनेस्टी के बाद अब तुगलक डायनेस्टी आ गई। ये बेसिकली थर्ड डायनेस्टी है इसकी तुर्को-खान डायनेस्टीज की। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1320 से लेके 1413 तक है। इसके जो फाउंडर है वो गयासुद्दीन तुगलक है। उन्होंने कब वो चार संभाला, जब उनके लास्ट बेटे को कुतुबुद्दीन मुबारक को असैसिनेट कर दिया गया या मर्डर कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद ये बेसिकली क्या थे, नेफ्यू थे और सन इन लॉ थे जलालुद्दीन की, जिन्होंने ये डायनेस्टी बनाई यानी गयासुद्दीन तुगलक। इनके सेकंड रूलर मोहम्मद बिन तुगलक थे, थर्ड फिरोज शाह तुगलक थे, मोहम्मद खान। ये सारे सक्सेसर्स बताए हुए हैं कि फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, ये सारे इस डायनेस्टी के अंदर है। अच्छा, नसीरुद्दीन, हुमायूं, फिर आगे नसीरुद्दीन मोहम्मद टू, मतलब लाइक ये इनका ऑर्डर वाइज है कि ये सारे रूलर इसके अंदर आए हैं इस डायनेस्टी के अंदर। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आपसे एज ए जर्नल इंफॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है कि इनका आपको रूलर्स को ऑर्डर पता हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट रूलर कौन थे, सेकंड रूलर कौन थे, थर्ड रूलर कौन थे। और सबसे ज्यादा इन डायनेस्टीज में ये बात आपने याद रखनी है कि उनकी पॉलिसीज कैसी थी। ठीक है, उसके बाद कोई सिग्निफिकेंट है, जैसे फर्स्ट डायनेस्टी हमने पढ़ी है उसके अंदर रजिया सुल्ताना एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो फीमेल भी थी और फर्स्ट मुस्लिम फीमेल थी। तो वो एक क्या क्वेश्चन है, बेसिकली ट्रिकी क्वेश्चन है, या वो क्वेश्चन है जो अटेंशन ले सकता है, वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है बेसिकली आपके पास पॉलिसीज ऑफ तुगलक डायनेस्टी। अब तुगलक डायनेस्टीज की पॉलिसीज बहुत अच्छी थी, इसकी वजह से इसको हमने सेपरेट बता रहे हैं कि भाई इसकी क्या क्या पॉलिसी थी। लाइक उन्होंने टैक्सेस रेज किए ताकि आपके मुल्क के खजाने के अंदर को भरा जा सके, टू फिल्टर, लाइक आपने टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव किया। उससे पहले टैक्स सिस्टम नहीं था, इस डायनेस्टी में आके टैक्सेस पे काम किया गया और टैक्सेस के जरिए कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको कैसे स्टेबल करना है। देन इस डायनेस्टी के अंदर कैपिटल को दिल्ली से देवागरी में किया गया, और ये पर्टिकुलरली मोहम्मद बिन तुगलक ने किया जो सेकंड रूलर थे इसके। ठीक है, उन्होंने तुगलक डायनेस्टी के कैपिटल को भी शिफ्ट किया। देन इसका एक इंपॉर्टेंट काम ये है कि उन्होंने कॉपर करेंसी इंट्रोड्यूस करवा दी। उसके बाद इस टाइम के अंदर जो डायनेस्टी है, मतलब सब कॉन्टिनेंट का वो रूल है, वो एक्सपैंड हुआ। किन किन एरियाज पे? खुरासान, इराक और ट्रैक्सोनिया में। लाइक इन्होंने फर्दर कंकरिंग की और अपने जो कंट्री का रूल है उसको फर्दर एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कैनाल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। लाइक इरिगेशन में जो आपको कैनाल सिस्टम चाहिए होते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब डायनेस्टी का कोलैप्स है, जहरी बात है हर एक डायनेस्टी आती। ओके, डायनेस्टी बेसिकली कोलैप्स कब हुई? 1413 के अंदर। ठीक है, अब इस डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट काम ये थे कि एक ट्रेजरी आई, उसके बाद इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया, कॉपर करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई, उसके बाद कैनाल सिस्टम, उसके बाद ये डायनेस्टी भी एंड होगी। इस डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आई जो बेसिकली थी सैयद डायनेस्टी। ये थी फोर्थ डायनेस्टी और इसके अंदर फोर ही रूलर्स थे, लाइक एक के बाद एक। इसके फाउंडर खिजर खान थे। उनका टाइम पीरियड जो है बेसिकली 1414 से लेके 1421 तक था। देन आते मुबारक शाह, बेसिकली वो इस सेकंड रूलर थे इस डायनेस्टी के और बहुत सिग्निफिकेंट रूलर थे। एक तो उनका टाइम पीरियड भी थोड़ा ज्यादा है 1421 से 1434 तक। देन आते हैं मोहम्मद शाह और देन आते हैं अलाउद्दीन शाह। ये सारे मैंने आपको हर डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनका सेपरेट सेपरेट टाइम पीरियड और उनका ऑर्डर वाइज आपको लिख दिया ताकि आप लोग पढ़ लें। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इस डायनेस्टी के अंदर है, सैयद डायनेस्टी के अंदर, वो मुबारक शाह हैं। वो कैसे? बहुत से लोग ये कहते हैं कि लाइक जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि अकबर बादशाह जो था मुगल रूलर का, सबसे पहले उसने हिंदूज को इंट्रोड्यूस करवाया था कोर्ट्स ऑफ दिल्ली में। बट ये मिसकॉन्सेप्शन है, असल में मुबारक शाह फर्स्ट रूलर था इस्लामिक सिस्टम का या इस्लामिक रूल का, जिसने हिंदू नोबल्स को अच्छी पोजीशन दी थी कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर, लाइक अच्छे अच्छे पोस्टों पे अपॉइंट किया था। देन इसने मुबारकाबाद सिटी बनाई थी बैंक ऑफ जमुना पे। ठीक है, देन अलाउद्दीन वॉज रिमूव, जो इसके लास्ट रूलर है उनको कैसे रिमूव किया, किसने किया? वो बेलोल लोदी। इस बेलोल लोदी जो थे बेसिकली नेक्स्ट डायनेस्टी यानी लोदी डायनेस्टी के फाउंडर थे। इसमें सैयद डायनेस्टी है, इसका टाइम पीरियड 1414 से लेके 1451 तक था। इसके जो सिग्निफिकेंट रूलर है वो मुबारक शाह है। मुबारक शाह बेसिकली उनकी जो दो इंपॉर्टेंट बातें वो ये कि एक तो उन्होंने सिटी स्टेब्लिश की मुबारकाबाद, नंबर दो उन्होंने हिंदू नोबल्स को अपॉइंट किया। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया हिंदू नोबल्स को कोर्ट्स ऑफ दिल्ली के अंदर या इस्लामिक रूल के अंदर, तो वो मुबारक शाह, नॉट अकबर। अकबर बाद में आते, काफी बाद आते, क्योंकि ये डायनेस्टीज खत्म होंगी। देन वो मुगल डायनेस्टी के या मुगल रूल के थर्ड रूलर है।
अब अलाउद्दीन जो थे उनको रिमूव किया थ्रोन से बेहलूल लोदी ऑब्वियसली डिफीट के थ्रू। अब फिर इसके बाद फिफ्थ डायनेस्टी स्टार्ट होती है, ये बेसिकली है लोदी डायनेस्टी। अब जो इसके फाउंडर थे बेहलोल लोदी, वो जो थे बेसिकली एक अफगान रॉयल थे। यानी ये डायनेस्टी जो थी बेसिकली ये रूलर ये अफगान से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे। अब लोधी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली है 1451 से लेके 1526 तक, अनटिल द फॉर्मेशन ऑफ मुगल रूल। ओके, ये फिफ्थ और फाइनल डायनेस्टी है। ठीक है, इसके सेकंड जो लीडर थे वो सिकंदर लोदी थे। उनका नाम उनका जो टाइम पीरियड है वो 1489 से लेके 1517 तक है। उसके बाद लास्ट जो इनके रूलर थे वो थे इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी वो रूलर हैं जिनको डिफीट हुई थी मुगल एम्परर बाबर से 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। अब ये भी क्वेश्चन है, थ्री बैटल्स ऑफ पानीपत है। जो फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत की वो 1526 में हुई थी। और उसके अंदर बेसिकली डिफीट किसने किसको किया था? मुगल बादशाह, जो सबसे पहला मुगल बादशाह था बाबर, उसने किया था इब्राहिम लोदी को। उसके बाद वो उनका रूल खत्म हुआ और मुगल का रूल स्टार्ट हुआ। अब लोधी डायनेस्टी की इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन की वजह से मानिए, लाइक ये बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स थे, जिसमें सबसे पहले आता है लोधी गार्डन। जो लोधी गार्डन है बेसिकली दिल्ली के अंदर बनाया इन लोगों ने। उसके अंदर मल्टीपल जो लीडर्स थे इनके लोधी डायनेस्टी के और पुराने उनकी टॉम्स वगैरह हैं। ओके, अब ये फाइव डायनेस्टीज आपको बताई हैं बेसिकली जो तुर्को अफगान डायनेस्टीज है जो मुगल रूल से पहले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बताई थी स्लेव डायनेस्टी, देन खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी, देन सैयद, और देन लास्ट वन इज लोधी। इसके बाद हमारा मुगल रूल स्टार्ट होता है। और ये कहा जाता है मुगल एरा जो है मुस्लिम का सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक ग्लोरियस पीरियड है। क्यों? क्योंकि उस रूल के अंदर मुस्लिम जो थे वो बहुत स्ट्रांग भी हो गए थे, उन्होंने बहुत काम कर लिए थे और एक्सपेंशन भी काफी हो गई थी। ठीक है, ये सारी हमारी डायनेस्टीज जो है वो कंप्लीट होती हैं यहाँ पे। देन आता है हमारे पास मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर का ये एक मैप है रफ्सा कि मुगल ने कहाँ कहाँ एक्सटेंड किया, कौन कौन से एरियाज पे रूल किया, जिसके अंदर बेसिकली आता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। ये मेन उनकी टेरिटरीज थी। ठीक है, और इस मैप के अंदर थोड़ा सा आपको बताया गया कि कहाँ कहाँ से उनका रूल था। देन द फर्स्ट वन मुगल एम्पायर का जो टाइम पीरियड था वो 1526 से लेके 1857 था। 1526 में ही फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी, यानी लास्ट रूलर जो थे अफगान वो उसके डायनेस्टीज के। अब जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये बेसिकली क्या थे? फर्स्ट टेम्परर इन्हें कहा जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है 1526 से 1530 तक है। उसके बाद इनको फाउंडर कहा जाता है मुगल एम्पायर का। ओके, इनका जो बेसिकली ये आए कहाँ से थे? फरगाना से आए थे जो अफगानिस्तान के अंदर है। इनका निक नेम बाबर था, जिसका मतलब बेसिकली ये बाबर, शेर, लाइन, ये सब कुछ है। उसके बाद इनको जो बेसिकली क्या कहा जाता है? तिमूरिद एम्पायर। क्यों? क्योंकि जो इनके रूट्स हैं वो बेसिकली दो जगहों से मिलते हैं, चंगेज खान से भी मिलते हैं और तिमूर से भी मिलते हैं। इस वजह से इन मंगोल्स और तिमूरिद का जो कॉम्बिनेशन है, इस वजह से इनको तिमूरिद एम्पायर जो कहते हैं ना, फॉर्मर कहते हैं। इन्होंने तिमूरिद एम्पायर स्टार्ट की इंडिया के अंदर। इनके जो जीन्स ब्लड लाइन थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर टाइप की थी। उसके बाद इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम आ जाता है कि आपकी बाबर की ऑटोबायोग्राफी किस तरह की थी, उसका नेम क्या है, तो उसमें तज़किए बाबरी है। उसके बाद इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन की मुगल एम्पायर में। जहरी बात है, लीडर फर्स्ट रूलर भी थे और इसके अलावा इनकी जो एज अ लीडर बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर टाइप के थे। तो इनके दौर में इन्होंने आके मतलब बहुत कुछ काम वगैरह किए, जिसके अंदर बताया जा मतलब ये है कि फोर्ट ऑफ बाला हिसार इन पिशावर। क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्ट बाला हिसार किधर है। उसके बाद वो हु इज द फॉर्मर, या किसने फोर्ट बाला हिसार बनाई, तो वो जहीरुद्दीन बाबर है। उसके बाद इनकी डेथ होती है और उनको बैरी किया जाता है काबुल अफगानिस्तान के अंदर। ये थे बेसिकली फर्स्ट रूलर कह लें, फर्स्ट जो वॉरियर और कंकरर थे मुगल पीरियड के स्टार्ट वाले थे। देन आते सेकंड रूलर नसीरुद्दीन हुमायूं, जिनका टाइम पीरियड बेसिकली 1530 से लेके 1556 तक था। इन्हें सेकंड एम्परर कहा जाता है। ठीक है, अब हुमायूं अपने फादर की तरह बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थे। हुमायूं ने जब तख्त संभाला या इन्होंने जब रूल स्टार्ट किया तो ये मतलब बहुत कम उम्र थे, कम उम्र भी थे, जिसकी वजह से और उन्हें सबसे पहले क्या हुआ, इनकी फाइट हुई शेर शाह सूरी से और ये हार गए। उसके बाद जो बेसिकली हुमायूं था वो बेसिकली भाग एक किस्म का। उसके बाद जब शेर शाह सूरी की डेथ हुई तो दोबारा ये वापस आए और इन्होंने अपना लॉस्ट जो एरिया था उसको रीगेन किया। इनकी ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि इन्हें एक किस्म का जितना भी मुस्लिम रूलर है उनके अंदर इनको जरा जो कहते हैं ना बुजदिल लीडर, क्योंकि ये भाग गए थे।
अच्छा, इनकी डेथ कैसे होती है? ही फॉल फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ, इनकी लाइब्रेरी थी, उसे डेथ हुई, और एंड में जो बेसिकली डेथ का टाइम पीरियड 1556। अब स्ट्रॉन्ग लीडर जो थे उसमें मुगल रूल में, सबसे पहले तो बाबर आ गए। देन आते थर्ड, जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्लोरियस एडिशन किया मुगल एम्पायर के अंदर, एंड हिज नेम वाज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, एंड हिज रूल started from 1542 and lasted till 1605. He is known as the third emperor. इनको सबसे पहले एक है कि इनको इस वजह से कहा जाता है कि इनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। एक तो इन्होंने जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसको कंसोलिडेट किया, बहुत सारी चीजें ऐड की। उसके बाद उन्होंने हिंदू नोबल्स को भी अपने साथ मिलाया, मल्टीपल इन्होंने शादियां की, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जो हिंदूज को भी फेवर करे। लाइक इन्होंने जितने इस मजहब है, जैसे इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इन्होंने कहा कि इनके जो सबके गॉड्स है वो एक ही है, ठीक है। तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, दीन इलाही। इनको पॉपुलरली इनको कहा जाता था अकबर द ग्रेट। ये 1542 में पैदा हुए। उसके बाद इन्होंने बैराम शाह के साथ मिलकर सिकंदर सूरी को बेसिकली डिफीट किया, जो शेर शाह सूरी के डिसेंडेंट थे, और फिर उनको एग्जाइल कर दिया बंगाल में 1557 में। फिर इन्होंने क्या काम किया, अबॉलिश द पिलग्रिमेज, मतलब हिंदूज के ऊपर से और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर से जिजिया रिमूव कर दिया। जिजिया बेसिकली वो टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिम मुस्लिम कंट्रीज के अंदर रहते हुए देते हैं। उसके बाद दीने इलाही इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, यानी इन्होंने कहा कि सारे गॉड्स एक ही हैं, जिसके खिलाफ मुजद्दिद अली सानी ने वो किया था, रिवॉल्ट किया था कि भाई ये चीज गलत है। उसके बाद इनकी जिंदगी में तो ऐसा इस्लाम के बारे में कुछ नहीं हो सका, लेकिन इनके जो बेटे थे उन्होंने काफी चीजें इसमें बेहतरी की। ये सबसे पहले क्या है कि सबसे लॉन्गेस्ट रूलर थे, लाइक ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे इस वजह से, और साथ इन्होंने हिंदुओं को भी अपने साथ मिला लिया था। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर रहे हैं मुगल एम्पायर के। और इनको सेकुलर भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने मुस्लिम्स हिंदू सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया गया था। इसके बाद इनको नेशनल किंग भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेकुलर थे। ऑल्थो ये इस्लामिक रूलर रूलर स्टेट के हेड थे, लेकिन इनके अंदर सारा कुछ सेकुलरिज्म वाला था। फिर उन्होंने एक अपना इबादत खाना बनाया फतेहपुर सिकरी के अंदर। इसके अलावा इन्होंने मल्टीपल टैक्स की रिफॉर्म्स की, रेवेन्यू की रिफॉर्म्स की, मतलब उसके जरिए अपने सब कॉन्टिनेंट को स्ट्रॉन्ग किया, उसकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बूस्ट लाया। ये इनकी कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने इंडिया के सब कॉन्टिनेंट की जो इकोनॉमी थी उसमें बहुत ज्यादा बूस्ट लाया। फाइनली इनकी डेथ होती है 17 अक्टूबर 1605 को, और ये सिकंदरा में इनको बैरी किया गया है। अब जो मुगल रूल के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे आते हैं अकबर द ग्रेट से। क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है। उसके अलावा इन्होंने जो कंसोलिडेशन की स्टेट की उसमें इनका इंपॉर्टेंट रूल है। इसके अलावा दीन लाई इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब था तो ये गलत, लेकिन जो मुगल रूल है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप कह सकते हैं ना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रूलर थे, वो थे अकबर द ग्रेट, ठीक है। और इनके जो ज्यादा क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं वो ये दीन इलाही से रिलेटेड आते हैं कि भाई इन्होंने दीन इलाही कब इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने टैक्स वगैरह अबॉलिश करवाया। देन हमारे पास आते हैं फोर्थ रूलर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इनका जो टाइम पीरियड था वो स्टार्ट होता है 1604 से लेके 1605 से लेके सॉरी 1628 तक। इन्हें कहा जाता है फोर्थ एम्परर। और इनको जो कह सकते हैं इनका निक नेम है, या ये थोड़ा शौकीन मिजाज थे, मोहब्बत के वो थे, दीदावर, इन्हीं के बारे में वो सारी स्टोरीज हैं। तो इनको कहा जाता है सलीम। और इनका निक नेम शेखू है, ठीक है। इन्हीं का वो अनारकली वाला है कि अनारकली पे दिल हार बैठे। तो अब जाहिर बात है जब दिल हार बैठे हैं तो फिर इनको जो है नाम भी मिला है उस हिसाब से शेखू। बड़े मोहब्बत वाले लोग थे, बड़े दीदार जो थे वो इंसान थे। सारे जो एम्पायर है उनके अंदर सबसे शौकीन मिजाज रंगीन मिजाज यही थे। अब जहांगीर फर्स्ट मुगल एम्परर है जिन्होंने बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिश को इंडिया के अंदर ट्रेड की इजाजत दी। इंडिया जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉन्च किया और ट्रेड की परमिशन मांगी, तो ये पहले रूलर है जिन्होंने उनको अलाउ कर दिया। देन 1615 के अंदर जो सर थॉमस रो थे, इंग्लिश वॉज सेंट बाय द इंग्लिश किंग टू द कोर्ट ऑफ, इनको भेजा गया कोर्ट ऑफ जहांगीर में ताकि वो निगोशिएट कर सके, फर्दर ट्रेड और बाकी डीलिंग को अलाउ कर सके। फिर जहांगीर ने शादी की नूरजहां से, जिनका नेम मेहरुन्निसा है, वो मोहब्बत और प्यार की वजह से उनका नाम नूरजहां 1611 के अंदर। फिर इन्होंने एक हिरन मनार बनाया, एक हिरन की मोहब्बत में इन्होंने हिरन मनार बनाया जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के शेखुपुरा के अंदर है। ये क्वेश्चन आ जाता होता है और बाज आया है पीपीएससी के पेपर्स के अंदर भी, एफपीएससी के पेपर्स के अंदर भी, कि हिरन मनार किस जगह पे है और किसने बनाया।
हिरन मीनार पाकिस्तान में जो शेखुपुर है उधर है, और उनको जहांगीर ने बनाया। उसके बाद जहांगीर की डेथ होती है 28 अक्टूबर 1627 को। और ये शादरा लाहौर के अंदर इनका टॉम है, लेकिन इनका मकबरा। तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का असली जो पूछा जाता है, एक तो हिरन मीनार से रिलेटेड, और इनकी लव लाइफ यानी नूरजहान। और दूसरी बात यह है कि ये फर्स्ट मुगल एम्परर है जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ट्रेड किया था। देन आते हैं शाहजहां, फिफ्थ एम्परर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी जो ग्लोरियस पीरियड था ना उसको बूस्ट किया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1628 से 1658 तक है। इनका जो रियल नेम था वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम। इनके फादर थे जहांगीर, वो जो हमने पीछे जिनके बारे में पढ़ा है। और इन्होंने जो बेसिकली कैपिटल था वो आगरा से दिल्ली ले आए थे 1648 का। इसके अलावा इनका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इन्होंने बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शंस की। ये बहुत आर्किटेक्चरल माइंडसेट के थे, मतलब जितनी भी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, जो कलेक्टिवली सब कॉन्टिनेंट था उसके अंदर इन्हीं का हाथ है। मतलब कि बहुत आर्किटेक्चरल नेचर के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ताजमहल है। 1632 से लेके 48 के दरमियान वो कंस्ट्रक्ट हुआ। ये मास्टरपीस कहा जाता है शाहजहां का। उसको बाहर से देखने के लिए भी लोग आते हैं, मतलब वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वो है सैर सफात के लिए। और ये उन्होंने किसकी याद में बनाया? अपनी बेगम मुमताज बेगम की याद में, जो इनकी क्वीन थी, यानी जो इनके बच्चों की माँ भी थी, और मतलब उनसे बहुत मोहब्बत थी। तो उनकी डेथ के बाद इन्होंने ताजमहल उनके लिए बनवाया, और उसको मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेट किया। और यानी जो आर्किटेक्ट, अगर पूछा जाए कि आर्किटेक्चर ऑफ द ये मुगल रूल कौन है, तो वो शाहजहां है। क्यों? क्योंकि वो आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्टेड थे और उन्होंने बहुत बहुत कुछ बनाया है। देन हमारे पास आते हैं उसके बाद इनकी आगे जो वो चीजें वो ये कि इन्होंने रेड फोर्ट या लाल किला जो कहा जाता है वो बनाया है। फिर जामिया मस्जिद थी वो दिल्ली के अंदर बनवाई है। उसके बाद है पीकॉक ऑफ थ्रॉन्स, जो इन्होंने वो भी शाहजहां